हेलो फ्रेंड्स, आज हम 800 से 1200 का ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच में ट्रेड और कॉमर्स में जो डेवलपमेंट होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 800 टू 1200। तो इस समय क्या होता है कि जो रोमन एम्पायर है वो डिक्लाइन होता है, लेकिन उसके डिक्लाइन होने से इंडिया की ट्रेड पर कोई सीरियस इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि दो बड़े एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर और ससैनिड एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर ये कॉन्स्टेंटिनोपल में बेस था और ससैनिड एम्पायर ये ईरान में बेस था। तो ये दोनों एम्पायर उभर के आते हैं और इंडिया और इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में ये ट्रेड करते हैं। तो रोमन एम्पायर के डाउनफॉल से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इंडिया की ट्रेड में। इसके बाद में जो अरब एम्पायर है 7th सेंचुरी में, वो अपनी ट्रेड को वेस्ट कंट्रीज़ से इंडिया में एक्सपेंड करते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपेंड करते हैं और चाइना में एक्सपेंड करते हैं। तो यही कारण है कि गोल्ड और सिल्वर वो इंडिया में कंटिन्यू रहता है आना इंडिया के अंदर, और इसी वजह से जो इंडिया है उसे कंसिडर किया जाता था कि ये एक ऐसा देश है जिसमें गोल्ड और सिल्वर भारी मात्रा में प्राप्त होता है हमें। तो हमने देखा कि 800 से 1200 के बीच में क्या होता है, रोमन एम्पायर का डाउनफॉल होता है, बाइजेंटाइन एम्पायर जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल में बेस है और ससैनिड एम्पायर जो कि ईरान में बेस है, ये दोनों एम्पायर कीन इंटरेस्ट लेते हैं इंडिया और इंडियन ओशन से ट्रेड में। इसके बाद जो अरब एम्पायर है वो वेस्ट से अब एक्सपेंड करती है अपनी ट्रेड इंडिया में, साउथ ईस्ट में और चाइना में। तो 3 जगह ये एक्सपेंड करते हैं अपने ट्रेड को। तो रोमन एम्पायर के डाउनफॉल का कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इंडिया की ट्रेड में नहीं पड़ता है, और ये तीनों एम्पायर जो हैं ये ट्रेड जारी रखते हैं, अपनी ट्रेड को एक्सपेंड करते हैं, और इसकी वजह से इंडिया में गोल्ड और सिल्वर की भारी मात्रा में देखने को मिलती है। इसके बाद एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होता है, बहुत सारी वेल्स बनाई जाती हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दी जाती हैं। तो एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है 800 से 1200 के बीच में। तो बिल्डिंग वेल्स और लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं ब्राह्मण्स को, और इन लैंड्स पर ये फिर कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। अब नॉर्थ इंडिया में क्या सिचुएशन है। नॉर्थ इंडिया में जो हमारी ट्रेड गिल्ड्स हैं या फिर श्रेणी हैं ये डिक्लाइन हो जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो जाता है कंट्री के अंदर ही। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की वजह से ये जो गिल्ड्स हैं ये डिक्लाइन हो जाती हैं, ये अपनी इम्पोर्टेंस को खो देती हैं। तो ये जो इनकी इम्पोर्टेंस थी गुप्ता ईरा में हमने देखा था, तो ये अब अपनी इम्पोर्टेंस को खो देती हैं और डिक्लाइन करने शुरू हो जाती हैं ये जो ट्रेड गिल्ड्स हैं। और समय के साथ में ये जो गिल्ड्स हैं, श्रेणी हैं हमारी, ये एक सब कास्ट की तरह इमर्ज हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, दवदासा श्रेणी जो है, ये दवदासा गिल्ड जो है ये एक वैश्या की सबकास्ट बन जाती है। तो नॉर्थ इंडिया में हमने देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की वजह से जो गिल्ड्स हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं और अपनी इम्पोर्टेंस को ये खो देती हैं। और समय के साथ में जो पुरानी गिल्ड्स हैं, ओल्ड श्रेणी जो हैं, जैसे कि दवदासा श्रेणी जो है, ये पुरानी गिल्ड्स जो हैं अब सब कास्ट बनती जा रही हैं, और दवदासा श्रेणी जो है ये वैश्या की एक सब कास्ट बन जाती है। इसके बाद कुछ जो धर्मशास्त्र इस पीरियड में लिखे गए थे 800 से 1200 के बीच में, तो उनके अकॉर्डिंग एक ट्रेवल पे बैन लगाया जाता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर मुंजा ग्रास नहीं उगती है। ठीक है, तो जिस एरिया में मुंजा ग्रास नहीं उग रही है आप उस एरिया में नहीं जा सकते। दैट इज़ आउटसाइड इंडिया प्रॉपर। इंडिया में मुंजा ग्रास ग्रो करती है, तो इंडिया के बाहर यानी कि मुंजा ग्रास जहाँ पे ग्रो नहीं कर रही है वहाँ पे ट्रैवल का बैन लगाया जाता है। तो ये बैन क्यों लगाया गया था कि
लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो बाहर ना जाएं ऐसे एरियाज़ में जो कि इस्लाम से डोमिनेटेड हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न जो एरियाज़ हैं वो इस्लाम से डोमिनेटेड थे, तो उन एरियाज़ में लोग ना जाएं, उन्हें डिस्करेज किया गया कि आप वहाँ ना जाएं, इसलिए ये बैन लगाया गया ऐसे एरिया में जहाँ पे मुंजा ग्रास ग्रो नहीं करती है। और ये बैन इस वजह से लगाया गया था कि वहाँ से जब ये लौट कर आएंगे तो ये उनका जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं, उनके जो कल्चर हैं, वेस्ट में जो इस्लाम के कल्चर हैं और बुद्धिज़्म है, उसे लेकर ये वापस आएंगे, उन आइडियाज़ को लेकर ये वापस आएंगे। और जो ब्राह्मण्स और जो रूलिंग क्लास हैं उन्हें ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन जो बैन लगाया गया ये सी ट्रैवल पर, इससे जो इंडिया की ग्रोथ है ओवरसीज ट्रेड में, उस पर कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से हम ट्रेड करते रहते हैं। यही यहाँ पर है कि ट्रैवल पे बैन लगाया जाता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे मुंजा ग्रास ग्रो नहीं करती है, यानी कि आउटसाइड इंडिया ट्रैवल आप नहीं कर सकते। और ये इसलिए लगाया गया था लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि वो ऐसे एरियाज़ में ना जाएं जो कि डोमिनेटेड हैं इस्लाम से, वेस्ट वाले रीजन में, जिससे कि वो वहाँ पर जब वो वापस आएंगे तो वो वहाँ के आइडियाज़ को लेकर आएंगे और वो आइडियाज़ जो ब्राह्मण्स हैं या जो रूलिंग ग्रुप्स हैं उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो ये जो सी ट्रैवल था इसने इंटरफेयर नहीं करा इंडिया की ओवरसीज़ ट्रेड में साउथ ईस्ट एशिया और चाइना को लेकर। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे, तो इंडियन मर्चेंट्स हमें पता है कि इनका एक गिल्ड सिस्टम था और बहुत ही फेमस गिल्ड थी मनीग्रामन और नंदेसी। मनीग्रामन और नंदेसी ये एक फेमस गिल्ड्स थी, और ये जो गिल्ड्स थी ये फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में रिटेल और होलसेल ट्रेड करते थे। इसके अलावा जब ये फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेड किया करते थे तो ये वहाँ पर सेटल भी हो जाया करते थे, और जब ये ट्रेडर सेटल हुए तो इनको फॉलो करा प्रीस्ट्स ने। तो इस वजह से क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट थे और हिंदू रिलीजन दोनों ही जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए जो मर्चेंट्स थे उनकी गिल्ड थी और फेमस गिल्ड हैं मनीग्रामन और नंदेसाई। तो ये जो नंदेसी, तो ये जो गिल्ड्स हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड किया करते थे और ये वहाँ पर सेटल भी हुआ करते थे। तो इन्हें देखकर प्रीस्ट भी वहाँ आए और इस तरीके से बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजन जो है वो इस एरिया में इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं, देखिए एक बुद्धिस्ट टेम्पल है बोरोबुदूर जावा में और एक हिंदू टेम्पल है अंगोर वत कंबोडिया में। तो यहाँ से हमें ये साइन मिल जाते हैं कि ये दोनों रिलीजन जो है यहाँ पर स्प्रेड हुए थे कंबोडिया और जावा में। और इसके अलावा जो रूलिंग फैमिलीज़ थी यहाँ की साउथ ईस्ट एशिया की, वो सेमी हिंदुआइज्ड हमें मिलती हैं, सेमी हिंदू फैमिलीज़ हमें मिलती हैं। और ये जो फैमिलीज़ हैं, ये जो कंट्री हैं, ये ट्रेड को वेलकम करते हैं और कल्चरल रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाते हैं इंडिया और फॉरेन नेशन के बीच में। तो इस तरीके से जो इंडियन कल्चर है वो मिंगल कर जाता है लोकल कल्चर के बीच में। जो फॉरेन में लोकल कल्चर है उसके साथ में जो इंडियन कल्चर है वो मिंगल कर जाता है। कुछ ऑब्जर्वर्स ये मानते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उनकी जो सिविलाइजेशन की ग्रोथ है और ये जो बड़े बड़े स्टेट एस्टेब्लिश हुए हैं, ये किस वजह से हुए हैं। ये इंडिया के जो इरिगेशन की प्रैक्टिस है, राइस कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस है, टेक्निक ऑफ इरिगेटेड राइस कल्टीवेशन, इसकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हमें प्रॉस्पेरिटी, सिविलाइजेशन का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। तो रिलीजन का स्प्रेड हमने देखा कि जो गिल्ड्स थी मनीग्रामन और नंदेसाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट गिल्ड्स थी
मर्चेंट्स की, और ये फॉरेन में ट्रेड किया करते थे, वहाँ पे सेटल हुआ करते थे, और इनको फिर प्रीस्ट्स ने फॉलो करा। और इस तरीके से जो कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर और हिंदू कल्चर, वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। इसके एग्जाम्पल हमने देखे कि जावा में एक बोरोबुदुर टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल, और अंकोरवत कंबोडिया में एक हिंदू टेम्पल है। तो ये सिग्निफाई करते हैं इन रिलीजन को। कुछ सेमी हिंदू फैमिलीज़ वहाँ पे हमने देखी थी, और ट्रेड को वेलकम करते थे, कल्चरल रिलेशंस को वेलकम करते थे। तो इस तरीके से इंडियन कल्चर जो है गिल्ड्स के थ्रू जो है वो मिंगल हो जाता है लोकल कल्चर में। और कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये मानते हैं ऐसा कि इंडिया की जो टेक्निक थी इरिगेटेड राइस कल्टीवेशन की, उसकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनमें बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है और उनकी सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है। इसके बाद में जो इंडिया का पोर्ट था, ताम्रलिप्ति पोर्ट या फिर तामलुक पोर्ट, जो कि बंगाल में था, ये पोर्ट था जहाँ से इंडोनेशिया वगैरह में या जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शिप्स सेल होती थी ट्रेड के लिए। तो ये ताम्रलिप्ति पोर्ट है बंगाल में, और ये सुवर्णद्वीप पोर्ट है इंडोनेशिया में। तो यहाँ से ट्रेड हुआ करता था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और इंडिया के बीच में। ये जम्बू द्वीपा ये इंडिया को बोलते हैं। इसके बाद में जो चाइना है वो बहुत ही मेन फोकस था ट्रेड के लिए। तो ये जो चाइनीज़ हैं ये कंज्यूम करते थे स्पाइसेस, और स्पाइसेस आते थे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से। आइवरी ये इंपोर्ट करते थे अफ्रीका से, और ग्लासवेयर ये इंपोर्ट करते थे वेस्ट एशिया से। तो अफ्रीका और वेस्ट एशिया से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो पहले साउथ इंडिया में आते थे, क्योंकि जो शिप्स आ रही हैं अफ्रीका और वेस्ट एशिया से वो डायरेक्टली सेल नहीं होती थी चाइना को। तो वो शिप्स आती थी पहले इंडिया में रुकती थी, और उधर से जो चाइनीज़ शिप्स आ रही हैं वो मोलकस स्ट्रेट जो है साउथ ईस्ट एशिया में वहाँ तक आती थी। तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जो हैं ये एक स्टैग्नेंट सेंटर थे, स्टेगिंग सेंटर थे, यहाँ पर रुक जाती थी शिप्स। तो जो ये ट्रेड हो रहा है चाइना और वेस्ट एशिया और अफ्रीका के बीच में, तो जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो इसमें एक्टिव रोल प्ले करते थे ट्रेड में। तो यहाँ देखेंगे कि चाइना जो है मेन फोकस बन जाता है ट्रेड का। स्पाइसेस ये इंपोर्ट करते हैं इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से। आइवरी ये इंपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका से, और वेस्ट एशिया से ये इंपोर्ट कर रहे हैं ग्लास वेयर। तो अब वेस्ट एशिया और अफ्रीका से जब ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो शिप्स आ रही हैं वो मलाबार कोस्ट तक आती हैं, और चाइना से जो शिप्स आती हैं वो मोलकस स्ट्रेट तक आती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया जो है ये स्टेजिंग सेंटर्स बन जाते हैं, और जब ये शिप्स आके यहाँ पे डॉक होती हैं तो जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी कुछ इस तरीके की हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सीधा मिडल ईस्ट से आप चाइना पहुंच जाएं, यानी कि यहाँ से वेस्ट एशिया से मिडल ईस्ट से आप डायरेक्टली चाइना पहुंच जाएं, ऐसी वेदर कंडीशंस नहीं हैं। तो शिप्स जो हैं बड़े लंबे समय तक के लिए पोर्ट्स पर वेट करती हैं कि कब उन्हें फेवरेबल विंड मिले जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करें मानसून से पहले, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो करें मानसून के बाद में। तो मानसून के पहले ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो करें, और मानसून के बाद में ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो करें। तो मानसून पीरियड के लिए वो वेट किया करते थे, और इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स जो हैं ये प्रेफर किए जाते थे मर्चेंट्स के द्वारा। चाइना में जो पोर्ट था फॉरेन ट्रेड के लिए वो था कैंटोन या फिर कानफू पोर्ट।
तो ये चाइना में जो पोर्ट हमें देखने को मिल रहा है ये है कैंटोन या फिर कानफू पोर्ट। तो इस तरीके से ट्रेड हुआ करता था इंडिया और फॉरेन के बीच में। तो ये जो ग्रोथ है इंडिया की फॉरेन ट्रेड में, ये स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम ट्रेडिशन की वजह से हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा शिप बिल्डिंग और स्किल और एंटरप्राइज ऑफ इट्स ट्रेडर्स, इनकी वजह से हमें फॉरेन ट्रेड देखने को मिलती है। जो इंडिया की ट्रेड है वेस्ट एरिया से या फिर साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से, ये ग्रो करती है स्टडीली। द लीड इन दिस ट्रेड वाज टेकन बाय साउथ इंडिया, बंगाल एंड गुजरात। तो मेनली जो ट्रेड हो रही है उसमें लीड कौन कर रहा है? साउथ इंडिया, बंगाल और गुजरात, क्योंकि यही वो पोर्ट वाले एरियाज हैं। और यही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आती है इन एरियाज में। तो ये हमने आज ट्रेड के बारे में देखा इन द पीरियड 800 to 1200। नेक्स्ट हम देखेंगे शूद्रा, दलित और स्लेव की क्या कंडीशन होती है 800 से 1200 के पीरियड में, और वुमेन की क्या कंडीशन होती हैं 800 से 1200 के बीच में। एजुकेशन, साइंस एंड रिलीजियस लर्निंग की हम बात करेंगे। रिलीजियस मूवमेंट्स एंड बिलीफ्स की हम बात करेंगे। थैंक यू।